हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 7 से 9 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस वर्ल्ड हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 12 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 14 अक्टूबर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर को विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस वर्ल्ड हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस की पूर्व संध्या पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए अनुसंधान एवं विकास रोड मैप का अनावरण किया गया और इस रोड मैप में 400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में, लेकिन इससे पहले 8 अक्टूबर को और क्या मनाते हैं? इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। इसलिए इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। और इस बार इंडियन एयरफोर्स ने 91वीं वर्षगांठ किस शहर में मनाई? तो आंसर क्या होगा? प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में। इसके अलावा वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाते हैं? 7 अक्टूबर को। वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। और भारत सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? कॉटन का। और भारतीय कॉटन के लिए जो पहला ब्रांड है वो कौन सा था? कस्तूरी कॉटन। तो आपको ये नाम याद रखना है, कौन सा था? कस्तूरी कॉटन। अब देखते हैं थोड़ा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में। तो जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इसे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कब किया था? 4 जनवरी 2023 को। 4 जनवरी 2023 को नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कब किया था? 4 जनवरी 2023 को, विथ एन आउटले 19,000 कितने के परिव्यय के साथ? आउटले के साथ 19,744 करोड़। 19,744 करोड़। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका मिशन क्या है? 2030 तक लगभग 125 गीगावाट 2030 तक 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष 5 MMT का मतलब क्या हुआ? मिलियन मीट्रिक टन। तो प्रतिवर्ष 5 MMT की उत्पादन क्षमता का विकास करना है। कब तक? 2030 तक। तो याद क्या रखना है? जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इसे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कब किया था? 4 जनवरी 2023 को, विथ एन आउटले कितने के परिव्यय के साथ? 19,744 करोड़। और इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? 2030 तक लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता का विकास करना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछते कि ये तो था आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया था 4 जनवरी 2023 को। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च हुआ था? नेशनल हाइड्रोजन मिशन तो ये आपका लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 2021 को। और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कब किया था? 4 जनवरी 2023 को। अच्छा, ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? नवीकरणीय बिजली का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? नवीकरणीय बिजली, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन है। और एक होता है आपका पिंक हाइड्रोजन। दोनों में क्या फ़र्क है? ग्रीन हाइड्रोजन और पिंक हाइड्रोजन में। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? अभी बताया था मैंने, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन है। और पिंक हाइड्रोजन में यूज होता है न्यूक्लियर एनर्जी।
ठीक है। पिंक हाइड्रोजन में क्या यूज होता है, न्यूक्लियर एनर्जी। फिर आपका एक ग्रे हाइड्रोजन भी होता है, ब्लू हाइड्रोजन भी होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारत का पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन सा था? टोयोटा मिराई, टोयोटा मिराई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हब एंड स्पोक मॉडल में डिजिटल ट्विन सेंटर फॉर इमर्जिंग ऑटोमोटिव सिस्टम नामक कॉमन इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ERAI। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, एग्जाम में पूछ रहा है। ERAI का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और किस IIT के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए IIT रुड़की, ऑप्शन बी है IIT कानपुर, ऑप्शन सी है IIT गांधीनगर, ऑप्शन डी है IIT गुवाहाटी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IIT गुवाहाटी के साथ। हब एंड स्पोक मॉडल में डिजिटल ट्विन सेंटर फॉर इमर्जिंग ऑटोमोटिव सिस्टम नामक कॉमन इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और किस IIT के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IIT गुवाहाटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है चीन को, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है UAE संयुक्त अरब अमीरात। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत को। हाल ही में किस देश को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए EIBD के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। इसके अलावा आपको याद रखना है EIBD का फुल फॉर्म क्या होगा, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। EIBD का फुल फॉर्म क्या होगा, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं EIBD के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। किसके तत्वाधान में? यूनेस्को के। और इसमें 92 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। कितने कंट्री से? 44 देशों से। बस इतना ही आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किन दो देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर होंगे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए USA एंड UAE, ऑप्शन बी है फ्रांस और USA, ऑप्शन सी है फ्रांस और इटली, ऑप्शन डी है इटली और UAE। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस और इटली। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किन दो देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर होंगे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस और इटली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2026 के लिए अगले एशियाई खेलों की कमान किस देश को सौंपी गई है? आपके पास ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान को। 2026 में जो एशियाई खेल होगा कहाँ पे होगा? जापान में। जापान में कहाँ? नगोया में। अब जो 2023 में हुआ है एशियाई खेल, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले जो एशियन गेम्स 2023 हुआ कहाँ पे हुआ है? चीन में। चीन में हुआ। चीन में कहाँ? ह्वांगझो में। और भारत कौन से स्थान पे रहा इसमें? तो भारत रहा चौथे स्थान पे। भारत कौन से रैंक पे था? चौथे स्थान पे। भारत ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर यानी रजत पदक, सिल्वर, और 41 ब्रोंज यानी कांस्य पदक जीते। और टोटल कितने जीते? 107। भारत का परफॉर्मेंस इस बार काफ़ी अच्छा रहा। भारत ने टोटल 107 पदक जीते। कौन सा स्थान पे रहा भारत? चौथे स्थान पे, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रोंज या 41 कांस्य पदक थे। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? अच्छा, पहले स्थान पे कौन था? पहले स्थान पे चीन, दूसरे पे जापान, तीसरे स्थान पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया और चौथे स्थान पे हमारा प्यारा देश भारत। चौथे स्थान पे भारत ने टोटल कितने पदक जीते? 107। 28 गोल्ड स्वर्ण पदक, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रोंज। इसके अलावा सबसे ज़्यादा पदक भारत ने किस में हासिल किए? निशानेबाजी में।
निशानेबाजी में सबसे ज़्यादा पदक भारत ने हासिल किए, कितने? 22 पदक, जिसमें 12 पदक जो था टीम स्पर्धा में था। और सबसे ज़्यादा गोल्ड किस में मिला था? तो सबसे ज़्यादा गोल्ड भी मिला था निशानेबाजी में, और निशानेबाजी के बाद मिला था एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में कितना मिला था? 6। और एथलेटिक्स के बाद तीरंदाजी में कितना मिला था? तीरंदाजी में मिला था 5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत के तरफ से टोटल कितने एथलीट गए थे एशियन गेम्स 2023 में, जो कि चीन में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज मिशन भारत SDG का स्थानीयकरण रिपोर्ट तैयार की? आपके पास ऑप्शन है वाणिज्य मंत्रालय ने, ऑप्शन बी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी है MSME मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज मिशन भारत SDG का स्थानीयकरण रिपोर्ट तैयार की? तो किस मंत्रालय ने तैयार किया था? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है, अगर क्वेश्चन को टफ करना हो, इस रिपोर्ट को तैयार किसके द्वारा किया गया था? बाय द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री एंड यूएन हैबिटेट। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर्ड किसके द्वारा किया गया था? तो मिनिस्ट्री तो थी यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री एंड यूएन हैबिटेट। और इसे रिलीज किसने किया था? इसे रिलीज किया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। कहाँ पे? इंदौर में, एट द एनुअल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव इंदौर। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, करंट अफेयर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरिक्ष मलबे के उल्लंघन के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा डिश नेटवर्क पर $15,000 का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि वह अपने सैटेलाइट को ठीक से डी ऑर्बिट करने में विफल रहा। आपको उस सैटेलाइट का नाम बताना है। आपके पास ऑप्शन है डिश ऑक्स 7, ऑप्शन बी है इको स्टार 7, ऑप्शन सी है स्पेस स्टार 7, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इको स्टार 7। अंतरिक्ष मलबे के उल्लंघन के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा डिश नेटवर्क पर $1,50,000 का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि वह अपने सैटेलाइट को ठीक से डी ऑर्बिट करने में विफल रहा। उस उपग्रह का नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? सैटेलाइट का नाम है इको स्टार 7। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है? अच्छा, फाइन कौन लगाया था? तो US FCC ने। और FCC का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि US FCC में FCC का मतलब क्या हुआ? फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। इसके अलावा जो सैटेलाइट है इको स्टार 7, इसे लॉन्च कब किया गया था? 2002 में। और कहाँ पे लॉन्च किया गया था? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 5 स्वदेशी मुस्लिम समुदायों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने की अपनी योजना की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 5 स्वदेशी मुस्लिम समुदायों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम। अब जो 5 स्वदेशी मुस्लिम समुदाय है उनका नाम देख लेते हैं, कौन कौन से हैं? गोरिया, मोरिया, देसी, सैयद और जोल्हा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रीन वार रूम लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रीन वार रूम लॉन्च किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है? गोपाल राय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला दूसरा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट राज्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा।
अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला दूसरा उत्तर पूर्व राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो त्रिपुरा चौथा राज्य है, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश के बाद ये आपका दूसरा है। तो पहला राज्य कौन सा था? तो ओवरऑल अगर देखा जाए त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट शुरू करने वाला चौथा और पूर्वोत्तर में दूसरा राज्य बन गया है। तो त्रिपुरा से पहले कौन सा था? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश, हाँ। और ओवरऑल देखा जाए तो त्रिपुरा चौथा राज्य बना है हुआ है, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट की केवल बात की जाए तो ये दूसरा नॉर्थ ईस्ट राज्य बना है, जो कि जिस राज्य ने ई कैबिनेट प्रणाली शुरू किया है। तो नॉर्थ ईस्ट राज्य में त्रिपुरा दूसरा राज्य है, और पूरे इंडिया की बात की जाए तो कौन से स्थान पे है? चौथा राज्य बना है ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में छात्र आत्महत्याओं के गंभीर मुद्दे को संबोधित करने के लिए मसौदा दिशा निर्देशों का अनावरण किया है, जिसका नाम रखा गया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उम्मीद, ऑप्शन बी है संस्कार, ऑप्शन सी है जीवन, ऑप्शन डी है अनमोल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उम्मीद। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में छात्र आत्महत्याओं के गंभीर मुद्दे को संबोधित करने के लिए मसौदा दिशा निर्देशों का अनावरण किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उम्मीद। और उम्मीद का मतलब क्या हुआ? जो टाइटल है उम्मीद, इसका मतलब क्या हुआ? यू फॉर अंडरस्टैंड, मोटिव, मैनेज, एम्पैथीज, एम्पावर एंड डेवलप। ठीक है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से कि उम्मीद में फर्स्ट एम का मतलब क्या हुआ? मोटिवेट, सेकंड एम का मतलब क्या हुआ? मैनेज, फर्स्ट ई का मतलब क्या हुआ? एम्पैथीज, सेकंड ई का मतलब क्या हुआ? एम्पावर, और डी का मतलब क्या हुआ? डेवलप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 42, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है 52। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 40। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 40। अच्छा, इंडेक्स देता कौन है? WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन देता है? WIPO का मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, भारत की जो रैंक थी 2015 में 81 थी, और 2023 में बढ़ के कितना हो गया? इंप्रूव हो गया, कितना हो गया? 40। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा राज्य अपनी विशिष्ट हेरिटेज ट्रेन सेवा वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन शुरू करने की तैयारी कर रहा है? एक्चुअली कर चुका है। आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। और ये कहाँ से कहाँ तक चला? स्टार्ट हुआ मारवाड़ जंक्शन टू खामली घाट। ठीक है, मारवाड़ जंक्शन से खामली घाट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर से इस अनूठी रेल सेवा का वर्चुअल उद्घाटन किया। कहां से? जोधपुर से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने CRIIIO फॉर गुड मॉड्यूल लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने CRIIO फॉर गुड मॉड्यूल लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने। अच्छा, है क्या CRIIO फॉर गुड मॉड्यूल? तो बेसिकली यह एक न्यू ऑनलाइन लाइफ स्किल लर्निंग मॉड्यूल है। जो CRIIO फॉर गुड मॉड्यूल है, क्या है? न्यू ऑनलाइन लाइफ स्किल लर्निंग मॉड्यूल है। और क्यों है? टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एमंग गर्ल्स एंड बॉयज। ये जो आपका है CRIIO फॉर गुड, ये न्यू ऑनलाइन लाइफ स्किल लर्निंग मॉड्यूल है टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी किसके बीच? एमंग गर्ल्स एंड बॉयज। और इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था इन एसोसिएशन विथ ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यूनिसेफ एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI। कहाँ पे किया गया था इसे? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है। बेसिकली ये है क्या? सीरीज ऑफ 8 क्रिकेट बेस्ड एनिमेशन फिल्म है। जो CRIIO फॉर गुड है,
क्या एक मॉड्यूल है या सीरीज है 8 क्रिकेट बेस्ड एनिमेशन फिल्म का टू प्रोमोट जेंडर पैरिटी, इक्विप गर्ल्स विथ लाइफ स्किल एंड इनकरेज देयर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं और लॉ कॉलेजों में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बिहार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं और लॉ कॉलेजों में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बिहार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोनोकॉर्पस पौधों पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने कोनोकॉर्पस पौधा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। अच्छा, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मैंने अपने फेसबुक पेज पे डाला था। UPSC लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कोनोकॉर्पस वृक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है आपका, यह एक विदेशी मैंग्रोव प्रजाति है, तो पहला आपका सही है, ठीक है, मैं सही बताते चल रहा हूँ। दूसरा क्या है? यह गुजरात राज्य में हरित आवरण में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, तो सेकंड भी सही है। तीसरा क्या है? इस प्रजाति की जड़ें धरती में गहराई तक प्रवेश करती है और व्यापक रूप से फैलती है, जिससे संचार और जल निकासी लाइनों को नुकसान होता है, तीसरा भी सही है। चौथा क्या है? गुजरात ने केवल गैर वन क्षेत्रों में सजावटी कोनोकॉर्पस पेड़ों के रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया है, गलत है। गुजरात ने इसे कंप्लीटली बैन कर दिया है, वन क्षेत्रों में भी और गैर वन क्षेत्रों में भी। तो फोर्थ आपका गलत हो गया। तो पूछ क्या रहा है? ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1-3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपेक्षित क्रेडिट हानि आधारित प्रावधान प्रणाली में एक सुचारू परिवर्तन के लिए एक रूपरेखा का प्रस्ताव करने के लिए किस संस्थान ने 9 सदस्यीय कार्य समूह की स्थापना की है? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है सेबी, ऑप्शन सी है सिडबी, ऑप्शन डी है RBI। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, RBI। अपेक्षित क्रेडिट हानि आधारित प्रावधान प्रणाली ECL में एक सुचारू परिवर्तन के लिए एक रूपरेखा का प्रस्ताव करने के लिए किस संस्थान ने 9 सदस्यीय वर्किंग ग्रुप कार्य समूह की स्थापना की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, RBI। अच्छा, इस वर्किंग ग्रुप को चेयर कौन करेगा? प्रोफेसर R नारायण स्वामी, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर है IIM बेंगलोर के। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर, जिसे वैल्कन 2020 कहा जाता है, बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? आपके पास ऑप्शन है UK, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है चीन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UK। कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर, जिसे वैल्कन 2020 कहा जाता है, बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UK। यहाँ पे डिटेल गिवन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंकडाड ने UNCTAD ने भारत के 2023 के विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? आपके पास ऑप्शन है 5.6%, ऑप्शन बी है 6.6%, ऑप्शन सी है 6.2%, ऑप्शन डी है 6.0%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 6.6%। अंकटाड ने भारत के 2023 के विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 6.6%। अच्छा, UNCTAD का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और 2023 के लिए कितना बताया? 6.6%। और 2024 के लिए कितना बताया है? तो थोड़ा सा कम बताया है, 6.2%। इसके अलावा अंकटाड का यह भी अनुमान है कि 2023 में वैश्विक आर्थिक उत्पादन वृद्धि घटकर 2.4% रह जाएगी, जबकि 2024 में इसमें मामूली वृद्धि होकर 2.5% हो जाएगी। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं।
किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी पर वापस नियंत्रित रूप से लाने के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए अमेरिका। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी पर वापस नियंत्रित रूप से लाने के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना शुरू की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।